अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बानो कुद्सिया के नावल राजा गिद्ध के दूसरे एपिसोड में मैं शहबाज मेहतर। कुछ लोग कहते हैं पोठोहार का वो इलाका जहां आजकल दूसरे दर्जे के बेआब खाक कस्तरी पहाड़ हैं और जिनको मकामी लोग पब्बियां पुकारते हैं, यही इलाका जो हवाई जहाज़ की खिड़की से अमेरिका के जनूबी रेगिस्तानों से मुशाबे नज़र आता है। यह इलाका एक ज़माने में लहरें मारता चांद की तरफ लपकता ज़मुर्दी समंदर था। फिर किसी जोगी ने जो 3 सदी से इसके किनारे बैठा ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ था, समंदर को नज़रों से ओझल होने का सराप दे दिया। समंदर ऐसे लौटा कि हर लहर पालागन कहती बुहिरा अरब में जा गिरी और इस इलाके की तह आब छुपी हुई पहाड़ियां टुंड मुंड बहर निकल आईं। इन पहाड़ियों के नशेबो फराज और कटाव ऐसे थे कि लहर दर लहर समंदर के बहाव का पता देते थे। कुछ और लोग कहते हैं इस इलाके से मुल्हिक कभी एक घना जंगल था। इस जंगल के दरख्त ऐसे ऊंचे छतनारे डाल मिले थे कि इसमें बहने वाली नदियों को भी रास्ता न मिलता और सूरज की रोशनी से इनके पानियों में कभी सतरंग भंवर न पड़ते। यहाँ सारा दिन परिंदे आज़ादी से घूमते फिरते और उल्लू भी दिन के वक्त देख सकते थे। लेकिन एक रात चांद से ऐसे आसेब की हवा उतरी कि सारा जंगल टुंड मुंड हो गया और सब नदी नाले सूख गए। कई कर्न पहले जब पहली बार बनी नूह इंसान मुतमद्दन हुआ तो ये जंगल मौजूद था। उस वक्त वो तमाम मुतदाविल अलूम राइज थे जो आज फिर सिखाए जाते हैं। तब पहली बार इंसान ने मर्रीख और ज़ोहरा का सफ़र किया था और ज़मीन पर एटम बम बनाए थे। जब तमद्दुन की कमान पूरे ज़ोर से तन गई तो इंसान ने सारे बम गिराकर अल्लाह की धरती को तहस नहस कर दिया और ये जंगल बेआबो गया बंजर इलाका बन गया। ये तब का जिक्र है जब अभी इंसान ने पहली बार मुतमद्दन होकर अपने बम दुनिया पर न चलाए थे। जानवरों की बस्तियों में इस इजाद की वजह से बहुत तशवीश फैली हुई थी, इसलिए जंगल में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। जानवरों की इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में इतने परिंदे आए कि जंगल के दरख्तों की किसी शाख पर बैठने को जगह बाकी न रही। हिंद सिंध से कासनी परों वाले परिंदे गौल दर गौल आए। खासी की पहाड़ियों से सुर्ख दुम वाली बुलबुल और फिरोजी रंग का कबूतर इस शान से आया कि इसके अंदरूनी नारंगी पर्रों से सबकी आंखें खीरा हो गईं। खटमंडू का भुजंगा और तिब्बत के शाहीन कई पड़ाव ठहर ठहर कर हाजिर हुए। अफ्रीका के भट तीतर बन मुर्गी और बुलबुलें तो आई ही थीं, लेकिन शिकारी परिंदों ने भी अपनी मसरूफियात भुलाकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक का सफ़र अख्तियार किया था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों में रेस्ट हाउस बन गए। शिकरा, बाज, चरख, उकाब, गवैशिया को चक और रूसी तुर्किस्तान के बासी थे, लेकिन वो भी पामीर के परिंदों को साथ लेकर पहुंचे थे। कौवा, मीना, बटेर, खटखट, चकोर, चिड़िया मकामी जंगल के अवाम थे, इसलिए मीटिंग में इनकी इज्तिमाई वोट बहुत अहम थी। लेकिन इनफरादी तौर पर कोई इनकी राय को न पूछता था। मुड़ी हुई नाक और ऊंची उड़ानों वाले परिंदे सफ़ेद फार्म कौमों की तरह एहसासे बरतरी से इतराए फिर रहे थे। दरियाए घाघरा और चतरंजी के ताज से लुटेरे, भूरी चंडोल और गोगाई बड़े तमतराक और सलीके से फौजी हवाई जहाज़ों जैसी फॉर्मेशन बनाती आईं। जरी पुश्त नीलकंठ और हुदहुदों की टोलियों ने पुराने दरख्तों के ठंठ विश्राम के लिए चुन लिए। फाख्ता, कोयल और चंडोल को इस मजलिस मुशावरत से कोई दिलचस्पी न थी। इनके भावी इंसान चाहे सारी कायनात ख़त्म कर देता, वो मेला घूमनियाँ तो जंगल वालों से मिलने मिलाने चुगली ऐब जोई के लिए आई थी। लेकिन जंगल में पहुंचकर इन्हें पता चला कि मामला बहुत संगीन है। कॉन्फ्रेंस से कुछ दिन पहले सारे बन में भांत भांत के परिंदों से कूक पड़ी थी। साहिब सदर का सब इंतजार कर रहे थे। कुर्सी सदारत खाली होने की वजह से कॉन्फ्रेंस जारी ना की जा सकती थी। कुछ अरसा बाद परिंदों की नुमाइंदा टोली माउंट एवरेस्ट से ये खबर लेकर वापस आई कि वो तमाम पर्वत छान आए हैं। धूलीधार, नांगा पर्वत, केटू और कंचनजंगा तक हो आए हैं, लेकिन हुमा का कहीं सुराग नहीं मिला। शायद दुनिया में किसी जबरदस्त बादशाह की आमद थी और इसके इंतखाब में कायनाती ताकतों की मदद करने के लिए अपने VIP टूर पर निकला था। इस दौरे के मुतालिक भी परिंदों में बहुत चह मगोयां हुई। कुछ शिकारी हवाबाजों का ख्याल था कि कयामत के आसार करीब हैं और ये कयामत खुद इंसान के हाथों बर्पा होने वाली है। दुनिया को कयामत से बचाने के लिए मर्द मोमिन की तलाश है और इस बार हुमा बादशाह का चुनाव नहीं बल्कि निजात धंधा को खोजने के लिए निकला है। कुछ परिंदे समझते थे कि हुमा अब सूफी मनीष हो चुका था
وہ انسان کو اتنی بار اللہ کے خلافت کا مشورہ سنا چکا تھا، لیکن ہر بار خلیفہ صرف بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا۔ ہما کو اس بات کا اتنا دکھ تھا کہ اب وہ اشرف المخلوقات کے سروں پر سے اڑنا گوارا نہیں کرتا اور کہیں چھپ کر وقت گزار رہا تھا۔ بوم جاتی جو اپنے پرائے میں پاؤں اٹکانے کے عادی نہ تھے، انہیں اس رائے سے اتفاق نہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہما اپنی انفرادی شان کی وجہ سے مشیت ایزدی کو بالکل ملحوظ نہیں رکھتا تھا۔ اسے صرف کسی انسان کی آرزو کی خوشبو ملتی ہے جس کے تعاقب میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہما جس کندھے پر بیٹھ کر بادشاہت کا اعلان کرتا ہے وہی بادشاہ رعایا کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ لیکن الو لوگ چونکہ دیکھنے کے عادی تھے اور بولنے سے پرہیز ان کا شیوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار برملا نہ کیا، چپ رہے اور ٹکر ٹکر صاحب صدارت کا انتظار کرنے لگے۔ گو بوم جاتی کے سرکردوں نے اپنی رائے کا اظہار اندر والے سرکل میں کیا تھا، لیکن کوے کن سوئی لینے میں اول درجے کے حرامی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے بات پہنچانے کا فن آدم زادوں سے سیکھا تھا۔ گول آنکھوں والے الوؤں کی بات سارے جنگل میں پھیل گئی اور سارے جنگل میں چہ چہ کی آوازیں آنے لگی۔ کووں کی چھٹ بھیا برادری کو ویسے بھی ہما سرکس کا جوکر لگتا تھا، جو ازل سے خود سر بھی تھا اور برخود غلط بھی۔ جب عرصے تک ہما نایاب رہا تو میٹنگ کی بیجا طوالت سے سب پرندے عاجز آنے لگے۔ کوے بجا طور پر نالاں تھے کیونکہ ان کو جنگل کی عادت نہ رہی تھی۔ وہ کوٹھے منڈیروں پر بیٹھ کر عورتوں کی باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے۔ یہاں انسان کا ساتھ نہ ملا تو یہ بچھیرا پارٹی بہت دک ہوئی۔ اب اکا دکا سیانے مکار اور ڈرپوک کوے شاطر سیاست دانوں کی طرح چھوٹے پرندوں کی گنی چنی نفری کو گھیر لیتے اور مشتعل کرتے۔ لو ہما تو ازل کا احمق ہے، بادشاہ چنتا پھرتا ہے دھرتی پر۔ بھائی ادھر دنیا کا ہر انسان بادشاہ ہے، چاہے کھرلی میں سوئے چاہے تخت پر۔ ہما کم عقل یہ نہیں سمجھتا کہ ہر انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ جن کے سر پر تکبر کا تاج ہو ان کو بادشاہ کیا بنانا۔ لیکن مور چور پھیلائے سارے جنگل میں ہما کے سواگت کا ناچ ناچتے پھرتے تھے۔ انہیں اس کانفرنس میں آنے کی یہی خوشی تھی کہ وہ استقبالیہ کمیٹی پر ہیں۔ کوے موروں کی ٹولی میں جا نکلتے تو فٹ دگلی پالیسی تلے کہتے، ہما کی بات کچھ اور ہے۔ کرسی صدارت پر صرف وہی سجے گا، اگر وہ نہ براجے تو چاہے لاکھ کھٹ جوڑ کرو انت کچھ نہ ہوگا۔ کرسی صدارت دیر تک خالی رہنے کی وجہ سے ہما کے نیم البدل کا ذکر ہونے لگا۔ پھر پرچہ لگا کر جہاں سے سمندر پر نام کرتا لوٹا تھا اور جہاں پہاڑیوں پر سیپیاں، گھونگے، بچھو، سویلن، سگ، مچھلی کے ڈھانچے اور دوسری سمندری مخلوقات مردار پڑی تھی، وہاں ایک سی مرغ کا شانتی بھون ہے۔ اس کی عمر کا کسی کو کچھ اندازہ نہ تھا۔ کچھ پرندے مصر تھے کہ سی مرغ بابا نوح کی کشتی میں ریفیوجی رہا۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ علاقے جسے آج کل اسرائیلی ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہیں غازہ کے علاقے میں مسجد اقصی سے طاقت اخذ کرنے کے لیے سی مرغ کبھی رہتا تھا۔ بوڑھے کچھوے مصر تھے کہ بحیرہ عرب کے طاس میں جس وقت پچھلی رات کو پہلی بار چاندی جیسا پانی بھرنے لگا اور ابرک ریت لہروں سے آشنا ہوئی، اس ریتیلے خطے میں سی مرغ رہتا تھا۔ ساری رات وہ چاند سے نظریں ملائے قوت جذب کرتا رہتا اور سارا دن تپتی ریت میں پنکھ پھیلائے بنجر اور ویران جگہ پر عمل آفتابی میں مشغول رہتا۔ فاختہ بازد تھی کہ سی مرغ کی ہی قوت سے پوٹوہاری علاقہ جنگل ہوا۔ اگر چاند کی پوری کشش سی مرغ میں نہ ابھر آتی، ایک بھی پانی کی لہر اس علاقے سے لوٹنے کا ارادہ نہ کرتی۔ عمل مہتابی میں وہ مقناطیسی قوت تھی جس نے پانی کو بحر کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا اور آخر میں تمام پانی بحیرہ عرب میں جا گرا۔ راہب تبا سی مرغ کو گول گپاڑے سے نفرت تھی۔ وہ جنگل کے باسیوں سے بڑی وحشت کھاتا تھا۔ بے آباد جگہوں میں رہنا اور جینے بھر کی خوراک کھانا اس کی عادت تھی، لیکن نمائندہ وفد نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اس کے تجربے، فطانت، ذہانت اور نجابت کی قسمیں دے کر اسے میٹنگ میں لے آئے۔ سی مرغ پورے چاند کی رات میں پچھلے پہر آیا۔ اس کے آنے سے چند ثانیے پہلے سارا آسمان درخت توڑ آندھی کی لپیٹ میں آ گیا۔ طوفانوں سے محبت کرنے والے پرندے اونچی اڑانوں کو نکل گئے۔ ڈرپوک پرندے لمبی شاخوں سے لپٹ کر جھونٹے لینے لگے۔ پھر زور سے بجلی چمکی، دھرتی کانپی۔ بجلی اس دھماکے اور چنگھاڑ سے چمکی کہ رات دن سی اجالی ہو گئی۔ اس لمحے جب تمام پرندے شڑاکے کی بجلی سے دم بخود تھے، سی مرغ 1400 سال پرانے بڑ کے درخت پر آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی آندھی چھٹ گئی، درخت ساکت ہو گئے اور بڑ کے درخت میں جیسے فاسفورس کا ایک بڑا فانوس روشن ہو گیا۔ جس وقت سی مرغ نے پر پھڑ پھڑا کر اپنی رضامندی کا اعلان کیا تو جنگل پار تک توپوں کے فائر جیسی آواز آئی اور جانوروں
जानवरों ने एक दूसरे को किसी भौचाल के आने की खबर दी। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह क्या है? सीमोर्ग ने सवाल किया। चील जाति के गिरोह में से एक तंबोलन सी चील निकली और तरह तरह करती आगे बढ़ी। आका, मसला बहुत बारीक और तवज्जो तलब है। तू देखता है कि आज का इंसान पहली बार मुतमद्दिन हुआ है। इसने अपनी एजाद पसंद तबीयत के हाथों ज़ोहरा और मरीख के सफ़र किए हैं, लेकिन इंसान की सरिश्त में एक वस्फ ऐसा है जो इसकी तबाही का बायस है। दीवानापन। उपज के हाथों मजबूर होकर और दीवानेपन से मुश्तइल होकर इसने ऐसे हथियार ईजाद कर लिए हैं जिनसे ये कुर्राए ज़मीन को मिनटों में तबाह कर सकता है और अपने हम जिनसों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। ऐ परिंदों के शाह, हम देख रहे हैं कि हम में से कुछ परिंदे भी पागलपन का शिकार होते जा रहे हैं। हमें खौफ है कि इनका दीवानापन यानी अपने दीवानेपन की ये कहीं ऐसी रविश न निकालें कि इनके हाथों तमाम परिंदे सफाई हस्ती से मादूम हो जाएं। दीवाना कौन, दीवाना कौन, दीवाना कौन? परिंदों की जलजलाहट से जंगल में कोहराम मच गया। चील ने मस्तक रगड़ कर कहा, हमको ताना बानी से गरज आका, आज तक कभी कोई परिंदा पागल नहीं हुआ। अगर गीदड़ और लोमड़ की तरह परिंदे भी पागल होने लगे तो जाने जंगल की आबो हवा क्या हो जाए। और सबसे बड़ी बात, इंसान की तकलीद में ये भी परिंदों को ही तहस नहस कर डालें। सबसे बड़ी बात, इंसान की तकलीद में ये भी परिंदों को ही तहस नहस कर डालें। हम में से कौन पागल है, बोल बता। परिंदों ने तूफान उठाया। हाजरीन, हम किसी पर इल्जाम धरना नहीं चाहते, लेकिन इन दिनों गिद्ध जाति अनोखी और निराली बातें करती है। जब सैर हो चुकती है तो फिर क्या करती है, फिर खाती है। हम इसे अब कई बरसों से देख रहे हैं। चांद रातों में इसका दीवानापन बढ़ जाता है और ये मुर्गजारों को छोड़कर बेआबो गियाह बंजर जमीनों पर ऐसे भागती है जैसे कश्ती बाद मुखालिफ की समत में भागी जाए। सारे परिंदों ने करगस जाति की तरफ देखा जो मिनकार जेर पर लिए माली खोलिया के मरीजों की तरह जर्द जर्द बैठे थे। चील फुंकारती हुई आगे बढ़ी और बोली, इनके खिलाफ तादेबी कार्रवाई की जाए मेरे आका, वरना हम जो गिद्ध की हम शक्ल हैं मुफ्त में तज़हीक का निशाना बनेंगे। सीमोर्ग ने अपनी फास्फोरस की बत्ती ऐलान के तौर पर 3 बार बुझाई। सारे जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर सीमोर्ग गोया हुआ, मसला इतना सहल नहीं जितना बयान किया गया है। पहली बात ये गौरतलब है कि क्या गिद्ध बिरादरी के दीवानेपन से वाकई जंगल वासियों को कोई खतरा दरपेश है? दूसरा मसला ये कि इस दीवानेपन की असल वजह क्या है। अगर ये इसकी सरिश्त का मसला है तो फिर हम कुछ कहने से कासिर हैं, क्योंकि फिर फैसला इसके और बनाने वालों के दरमियान तय होगा। सारे जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। चील खानवादे को मुबाहिसे से कोई दिलचस्पी न थी। वो तो सिर्फ इस कदर ख्वाहां थे कि किसी तरह इसके हम शक्ल करगसों को जंगल बदर किया जाए। हम शक्ली का दुख तो उकाब, शाहीन और शिकरे को भी था, लेकिन चील जाति बर अंदाज बहुत तावली थी। झट बोली, आका, जब इंसान दीवाना हुआ तो किसी ने परवाह न की। आज वो इसका नतीजा भुगतने वाले हैं। अगर आप सब ने भी इधर तवज्जो ना की तो जंगल बिरादरी भी सफाई हस्ती से मिट जाएगी। चलिए, हमारा मसला तो इज्जत नफ्स का है, हम तो रो पीट कर चुप हो जाएंगे, लेकिन जंगल वासियों का मसला बका का मसला है। क्या आप सबको जीने की आरजू है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? परिंदों को मुनसिफाना फैसले से कोई गरज न थी। बका के लफ्ज पर यकबारगी शोर उठा, जंगल बदर, जंगल बदर, जंगल बदर। खा कस्तरी पिदे जो बात बात पर पिदकते थे और मुंह थम थमाए नालशी बने बैठे थे, इस शोरो गौगा से खौफजदा हो गए। सुरखाब ने सरकारी वकील की हैसियत से शांति स्वरूप कहा, देखो भाइयों, मसला इस कदर भी आसान नहीं जितना तुम समझते हो। फिर भांत भांत के पंछी जमा हैं, अक्सरियत राय से फैसला हो जाए तो क्या बुरा है। जंगल में फिर शोर उठा, दीवाने की यही सजा है कि वो नकल मकानी करे। देश निकाला, देश निकाला। चीलों के गिरोह से एक पीर कामिल उठा और खंगार कर बोला, आका, इनको इंसानों की बस्ती की तरफ निकाल दो। वो पागल आजकल ऐसे बम बना रहे हैं जिनसे कोई जी रूह बाकी ना रहेगा। जब वो दीवाने अपना बीज खत्म करेंगे, इनका खात्मा भी साथ ही हो जाएगा। खट बड़ई के दिल में अचानक कुछ दर्द पैदा हो गया। खिसिया कर बोला, साईं, हम सब परिंदे शहरों को जाते हैं पर लौट आते हैं। इंसान का असर हम पर भी हो जाता है, लेकिन देर पा नहीं होता। ये अगर देश निकाले के बाद गिद्ध जाति मुकम्मल तौर पर इंसानों की सोहबत में रहती तो फिर हम भी गुनाहगार ठहरेंगे, क्योंकि ये इंसान से और बहुत सी बदी सीख लेंगे, मसलन बुग़्ज़ो हसद। अब कौवे बोले, ये कहाँ लिखा है कि इंसान की कुर्बत बुग़्ज़ो हसद का बायस बनती है? आखिर इंसान अल्लाह का खलीफा है, परिंदों को ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। खट बड़ई ने मीना को अपनी तरफ दार पाकर कहा, उठ, कुछ तो बोल।
मीना ने पर फड़फड़ाए और सबको मुतवज्जे करके बोली, जिस वक्त पहली दीवानगी का वाकया हुआ, काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया और कव्वे ने इंसान की बेबसी देखकर इसकी मदद की। आसमान से उतरा और हाबिल की लाश को मिट्टी में छुपाने का गुर समझाया। इंसान की कम ज़र्फ़ी मिलाखत हो। शुक्रगुजार होने की बजाय इसने हमेशा कव्वे को जलील समझा और परिंदों को अपनी अक्ल से ताबे करने की कोशिश की। जब बनी काबिल ने जश्न मनाया तो वो जंगली जानवर पकड़ कर लाए, इनको ज़िबा किया, गोश्त खुद खाया और कल्ले पाए इधर उधर फेंकवा दिए। कुत्ते और बिल्ली ने गोश्त की कसरत देखी तो अपने अबनाए जिन्स को छोड़कर बस्तियों में आ रहे, सैर भर कर खाया और वाफिर मिट्टी तले छुपा छोड़ा, हिर्स का शिकार हुए। ये लंबी दास्तान है आका, बहुत लंबी। इंसान लाख अशरफुल मखलूकात सही, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसकी सोबत कभी किसी जानवर को, परिंदे को रास नहीं आई। तोता मीना का दुश्मन था, अद बदाकर बोला, अगर इंसान की सोबत से दीवानगी के आसार पैदा होते हैं, हिर्स, रग़बत, कीना व हसद जन्म लेता है, तो बता गधा हरीस क्यों नहीं, हालांकि वो इंसान का सबसे पुराना साथी है। मीना जज्बर होकर बोली, और तू बता, इतनी वफादारी के बावजूद, इतनी नेक नफ्सी के बावस्फ इंसान ने गधे से हमेशा कैसा सलूक किया? किस कदर बोझ लादता है वो इन बेज़बानों पर, और जिस किसी की इज्जत मकसूद ना हो इसे गधा पुकारता और समझता है। इंसान का क्या है, ये तो दूध पिलाने वाले जानवरों को काम निकल जाने पर कसाई के हवाले कर देता है। इंसान की बात दरमियान में ना लाओ दोस्तों, वरना बहस लंबी हो जाएगी। चील इसी बंदरगाहों से परेशान होकर बोली, मुल्जिम के नफा नुकसान पर इस वक्त बहस फजूल है, सजा दो और निकाल दो, सजा दो और निकाल दो। काहिनों जैसे सियाह लिबास वाली कोयल बोली, सोच लो अब लो, इंसान की बस्ती से गिद्ध जाति लौट ना सकेगी। आखिर गिद्ध का हमारे साथ पुराना रिश्ता है, वो इन दरख्तों पर हमारे साथी रहे हैं, भला वो इंसान की सोबत में कैसे तंदुरुस्त होगा, कैसे शफायाब होगा? तुझे शफायाबी की पड़ी है। हम कहते हैं कि बहुत जल्द इसका पागलपन सारे जंगल को लपेट में ले लेगा और फिर कोई चारा न चल सकेगा। एक जहां दीदा चील बोली, चीलों को बहस से कोई गरज न थी, इनको सजा से इलाका था और वो सिर्फ सजा के मुतमन्नी थे। सारे जानवर कोयल की बात सुनकर गर्दने झुकाए बैठे थे। बालिग नजर चील फिर गोया हुई, हम गाफिलों को इस बहस से यक गोना तशफ़ी हुई है, लेकिन मुकम्मल तसल्ली नहीं हुई। हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि गिद्ध जाति का हुक्का पानी बंद करके इन्हें जंगल बदर कर दिया जाए, फिर चाहे ये आबी जानवरों से नाता जोड़े, चाहे इंसानों में जा बसे, बस परिंदों में इनका शुमार ना हो। उस वक्त एक स्याह बगला उठा और एक टांग पर इस्तादा होकर बोला, दानिश्वरों की महफिल में मेरा बोलना मायूब है, पर जो गिद्ध से भी पूछ लिया जाए तो क्या मुजाहिका है। फास्फोरस की बत्ती 3 बार पटाखी और आवाज आई, कह गिद्ध राजा, क्या तुझे एतराफ है कि तू दूसरे परिंदों की तरह नहीं है, तुझे दीवानगी के दौरे पड़ते हैं। राजा गिद्ध ऊंचे दरख्त की आखिरी डाली से उतरा और सूखे ताल में सबको मुखातिब करके बोला, हाँ आका, चांद रातों में ऊंचे छतनारे दरख्तों में से खुद ही गिर पड़ता हूँ, फिर मेरी हालत अपने बस की नहीं रहती। मैं अपने हम जिन्सों को, अपने माहौल को पहचानने से कासिर रहता हूँ और ऐसी सिमतों में निकल जाता हूँ जो कभी कहीं नहीं जाती। तू ऐसा करने पर क्यों मजबूर है? क्योंकि कोई परिंदा इस दीवानगी का मुर्तकिब नहीं। मान गया, मान गया। चीलों के गिरोह से आवाज आई। जिस वक्त लोमड़ दीवानगी के आजार से मकलूब होकर रोते हैं, हम आपे में नहीं रहते आका। हम खुद नहीं जानते कि ये दीवानगी क्यों है। हम गुनहगार जरूर हैं, लेकिन क्यों हैं इसका भेद हम पर आज तक नहीं खुला। कोई हमें बता सके तो हम इसका एहसान मानने को तैयार हैं। इस वक्त नजद की रहने वाली एक बुलबुल बोली, दोस्तों मैं रेगिस्तान की रहने वाली हूँ, मेरे हल्क में हदी ख्वानों के नगमे हैं और मेरे सीने पर इंसान के इश्क का लहू जम गया है। मैं सदियों से देखती आई हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि गिद्ध की दीवानगी का सुराग इंसान की परागंदगी में मिलेगा और इंसान के पागलपन की वजह एक ऐसी कुव्वत में पिन्हा है जो अगर आगे ना जाए तो रेजा रेजा करने लगती है। जंगल में उल्लू सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, यकदम मुतवज्जे हुआ, कैसी कुव्वत? मैकेनिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल के काइनेटिक, साउंड की लाइट एनर्जी।
बुलबुल सुर्ख सीना फुला कर बोली, इन सब कुव्वतों का मुरक्कब तैयार हो तो इंसान की कुव्वत का अंदाजा हो सकता है। सब हैरानी से बुलबुल का चेहरा तकने लगे। इंसान इसी कुव्वत की बदौलत दीवाना होता है। मान लो साहिबो, जब कुव्वत को निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो फिर वो बासिन को तोड़ देती है जिसमें इसे जमा किया जाता है। तुझे कैसे पता चला? कैसे कैसे कैसे? मैं नजद की रहने वाली हूँ। मेरा शेख जब तिजारत की गरज से दूसरे मुल्कों का सफर करता है तो मुझे सोने के पिंजरे में साथ रखता है। एक मर्तबा मुझे बनारस के एक सन्यासी ने बताया था कि इंसान के दीवानापन की असल वजह क्या है। बोल बता सर, बचता राज खोल। इंसानों की सारी कुव्वत इसकी जिनसी ताकत में पोशीदा है। वो जानवरों और परिंदों की तरह महज नस्ल बढ़ाने को अपनी जिन्स से इस्तेमाल नहीं करता, जबकि ताकत के इस मुश्किल घोड़े को अपनी रानों में दबाकर रखता है। फिर यही बर्क रफ्तार इसे दुनिया और दीन की मसाफतें तय करने में मदद देता है। इस घोड़े पर इंसान के जानों सख्ती से कसे हों तो वो इरफान तक पहुंचता है, ढीला बैठा हो तो दीवाना वार गिरता है और पागल कहलाता है। दुनिया का इरफान हो तो शायरी, मुसव्विरी, मौसीकी, आर्ट जन्म लेता है। दुनिया दरकार न हो और कुव्वत तेज हो तो इरफान की हदें छू लेता है। अगर ये कुव्वत मुकब्बिज हो जाए तो खुदकुशी करता है। इश्क हासिल हो जाए और घोड़ा सवार को घसीटे तो इंसान पागल हो जाता है। लोग उसे पत्थर मारते हैं, जंजीरों से बांधते हैं। दीवानगी की असल वजह यही इश्क हासिल है आका। फास्फोरस की बत्ती 3 बार बुझी और आवाज आई, लेकिन इंसानों की दीवानगी से गिद्ध जाति का ताल्लुक इल्म हमेशा मालूम से नामालूम की तरफ ले जाता है। क्या हम इंसानों की दीवानगी से यह पता नहीं लगा सकते कि कहीं राजा गिद्ध भी ऐसी ही कुव्वत रखता हो? इश्क हासिल की कुव्वत? सुरखाब ने सवाल किया। हाँ, इसको किसी तरह वही ताकत हासिल हो गई है, बुलबुल बोली। अल्लाह के दिए हुए रिज़्क की कसम, सच सच बता, क्या तू इस ताकत से मुज़य्यन है? राजा गिद्ध ने सरासेमगी के आलम में पर फड़फड़ाए और बोला, आका मुझे मोहलत दे, मैं अपने भेद से खुद आगाह नहीं। हो सकता है कि यही वजह हो, लेकिन अगर तो मुझे कुछ वक्त इनायत करे तो मैं अपनी बिरादरी वालों से मशवरा करूं और फिर सारी कैफियत अर्ज करूं। सी मुर्ग ने फास्फोरस की लालटीन बुझा दी। जोर से बादल गरजा, यकबार बिजली यूं कड़की के तमाम परिंदों की निगाहों में जंगल सफेद हो गया। फिर अगली मीटिंग तक कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। परिंदे हौले हौले टुकड़ियों में उड़ने लगे और कुछ देर के बाद जंगल सिर्फ सांपों की साएं से फेड अप करने लगा। क्लास में पहले 15 लड़के दाखिल हुए, लेकिन रफ्ता रफ्ता बोर झड़ने लगा। किसी को कोर्स मुश्किल लगा, कोई माहौल से मुताबिकत न पैदा कर सका, किसी एक को लड़कियों की सोहबत खाइफ कर गई। एक आध इसलिए चला गया कि पढ़ाई के अलावा किसी दूसरी फील्ड में कमाई के इम्कानात ज्यादा रोशन थे। लड़कियां हमेशा की तरह डटी रहीं। औरत में डटे रहने की बड़ी कुव्वत होती है। बहुत जल्द क्लास में हम सिर्फ 5 लड़के रह गए, 5 लड़कियां और 5 लड़के, और इतनी मुतनासिब तादाद के बावजूद सिमी और आफ्ताब के अलावा हम में जोड़ा जोड़ा बनने की सलाहियत पैदा न हुई। सालाना स्पोर्ट्स के दिन सारे कॉलेज में हर जबान पर सिमी और आफ्ताब का स्कैंडल था। इतनी जल्दी इस कदर दीदा दलेरी और अपनायत से कोई तालिब इल्म किसी लड़की की तरफ बढ़ने की जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन वो दोनों गालिबन इस स्कैंडल को कोई अहमियत नहीं देते थे। सिमी अपनी हम जमात लड़कियों से मुकम्मल तौर पर कटी हुई थी। तैयबा और फरजाना तो खैर मिडिल क्लास की लड़कियां थीं, इनकी उंगलियां तो शुरू दिन से मुंह में थीं, लेकिन कौसर जो खुद गुलबर्गी पैदावार थी वो भी अपनी तमाम तर जदीदियत के बावजूद अबरू उठाने और कंधों पर ईसाई लड़कियों की तरह करास का निशान बनाए बगैर न रह सकती थी। एंजिला अलबत्ता सारे स्कैंडल से बचकर चला करती। हर बात से बचे रहने की वजह इसका चेहरा हमेशा खौफजदा रहता। जूं इन दोनों में फासले कम होते गए, इतना ही बिला वजह बगैर सोचे समझे और अपनी बेहतरी के खिलाफ ने सेमी का गर्विदा होता चला गया। दिल भी अजीब चीज है, जब मानना ना चाहे तो लाख सबूत पेश करो। हजारों दलाइल हों, कुछ नहीं मानता। आफ्ताब और सिमी साथ साथ बैठते थे, इनके नोट साझे थे, किताबें एक थी, वो एक पेन से बारी बारी लिखते थे। मोटरसाइकिल पर मैंने इन्हें आते जाते कई बाहर देखा। कैफेटेरिया पर वो एक गिलास में 2 स्ट्रॉ डालकर मशरूब पीते। कॉलेज में एक की खैरियत दूसरे से पूछते। इसके बावजूद मुझे शुबह तक न था कि सिमी आफ्ताब से मोहब्बत करती है, क्योंकि मेरा दिल इस बात की गवाही देता रहता कि ये सब चलती फिरती छाँव है। इंसान ला हासिल के पीछे भागकर कितनी लज्जत हासिल करता है। सालाना स्पोर्ट्स डे पर सारा कॉलेज निस्फ दायरे वाले लॉन में जमा था। ज्यादातर नजरें आफ्ताब और सिमी पर थीं, जो कुर्सियां कम होने की वजह से एक ही कुर्सी पर साथ बैठे थे। फिर लड़कियों की चाटी रेस अनाउंस हुई। स्पोर्ट्स क्लब वाले हमारी सोशियोलॉजी
جی کے لڑکوں کو منا کر گراؤنڈ میں لے گئے۔ اس ریس کے دوران کوثر اور سیمی نے جینز پہن رکھی تھی اور طیبہ اور فرزانہ کھلے پانچوں کی شلواروں میں چاٹیاں سر پر اٹھائے بھاگ رہی تھی۔ کالج کے کئی ہلال زادے بازو اٹھائے بے پرواہ بھاگتی ان ہرنیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں حرام زادے ہو گئے تھے۔ ایسوں ہی میں سے میں بھی تھا۔ فرزانہ کی چاٹی ٹوٹ کر پاش پاش ہوئی، سیمی نے کئی فاؤل کیے، طیبہ بھاگی تو جیداری سے لیکن کوثر سے پیچھے رہ گئی۔ بالآخر چاٹی ریس میں کوثر سے سیمی ہار گئی۔ اس کے بعد آفتاب اور سیمی چند لمحے ٹھہرے اور پھر وہ دونوں اوول چھوڑ کر خدا جانے کہاں چلے گئے۔ اس روز پہلی بار میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ شاید سیمی اور آفتاب دور نکل گئے ہوں۔ یہ شبہ میرے دل میں کوثر نے ڈالا۔ وہ چاٹی ریس میں فرسٹ آئی تھی، اس کا چہرہ تمتمایا ہوا اور گردن پر پسینے کے قطرے تھے۔ سیمی کی غیر موجودگی میں وہ بہت سمارٹ، شائستہ، قابل قبول لڑکی لگتی تھی۔ کرسیوں کی کمی تھی۔ اس کی واپسی پر میں نے اپنی کرسی اسے پیش کر دی اور شامیانے کے کھمبے کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چلی گئی؟ کون؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی چلی گئی، پچھلی قطار سے امجد نے جواب دیا۔ اس وقت ساری کلاس جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اور وہ بھی گیا اس کا چمچہ، کوثر بولی۔ گیا، جمال نے جواب دیا۔ اپنے کٹے ہوئے بال دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے پسینہ آلود گردن سے اوپر کیے۔ کمپٹیشن تو ذرا برداشت نہیں کرتی، کیسے بھاگی ہے ہار کے۔ طیبہ اور فرزانہ دوپٹوں سے منہ پونچھتی ہوئی ہنسنے لگی۔ اینجلا البتہ اپنے ناخنوں کو دیکھتی رہی، وہ ازل کی بیچاری تھی۔ ابھی تو چاٹی ریس ہاری ہے، جب آفتاب ریس ہارے گی تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا اس کا۔ کوثر کی زبان پر عورت کا ازلی حسد تھا۔ غصے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل بھی کچھ ٹیڑھی لگ رہی تھی۔ پھر سپورٹس کلب کا ایک جوان ان تین لڑکیوں کے لیے کوکا کولا لے کر آ گیا۔ فرزانہ اور طیبہ تو شدید عصمت بچاؤ قسم کی لڑکیاں تھیں، انہوں نے کوکا کولا پینے سے انکار کر دیا، لیکن کوثر نے بوتل شکریہ کے ساتھ وصول کی۔ نیواڑی رنگین کرسی پر بیٹھی اور کوکا کولا پیتے ہوئے سیمی کے کردار، آفتاب کی کمزوری، کلاس کی بدنامی، پروفیسروں کی بے بسی پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کا آغاز کیا۔ کوثر تعارفی تقریب والے دن سے زخم خوردہ تھی، گو اس کو مبلغ علم سیمی سے کم تھا، لیکن وہ گلبرگ کی مین بولے وارڈ سے آتی تھی جہاں شہر کے امیر الامراء رہتے ہیں۔ سیمی کے متعلق سن رکھا تھا کہ اس کے ابا کا گھر گلبرگ کی ایکسٹینشن نمبر 3 میں تھا۔ وہ ماں باپ کے پاس رہنے کی بجائے کسی ہاسٹل میں مقیم تھی۔ اگر اس کو سنجیدگی سے پڑھنا ہو تو یہ گھر رہے، ہاسٹل میں رہتی ہی اس لیے ہے کہ آزادی ہو، اور کیا۔